हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 24 मार्च के दिन आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हैप्पी होली। 24 मार्च है आज और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। हंसते रहें आप और मुस्कुराते रहें। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे। जैसे कि आपको पता है, फाग, जब हम रंगों की बात करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो वो दिन जो है वो कल है। हाथों में रंग लिए, दिल में उमंग लिए, मन में खुशियां लिए, अपनों को संग लिए, रंगों का खुमार लिए, चलो रंगों का त्योहार मनाएं। ये हम होली का त्योहार मनाएं। तो आज आप सभी का अभिनंदन है हमारी इस डेली की क्लास सुप्रभात सीरीज में। तो चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम रुख करते हैं। राष्ट्रपति का विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर संदेश। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसे हम क्या बोलते हैं, विश्व क्षय रोग दिवस। तो इससे संबंधित कल हमारे भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ये संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हम इस साल भी 24 मार्च को ये दिवस मना रहे हैं, ताकि जन जागरूकता हम ला सकें और लोगों को ये बता सकें कि इसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है टीबी का, और इस बीमारी को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं और किस प्रकार से हम बेहतरीन एफर्ट लगा सकते हैं ताकि इस पर नियंत्रण लगाया जा सके और लोगों को हम बता सकें कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है। तो इससे संबंधित जो सारी की सारी जानकारी एक वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत की हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, और उन्होंने आह्वान किया है कि भारत को टीबी फ्री हमें बनाना है और इस गोल को अचीव करने के लिए हमें पूरा एफर्ट लगा देना है। ठीक है, तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यानी आज के दिन मनाया जाता है। तो कल इन्होंने वक्तव्य दिया था इस बात को लेकर। तो पहले आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, उसके बाद में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे इस ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, यानी क्षय रोग के बारे में। तो जल्दी से बता देंगे, दो ही ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कौन सा टिक करेंगे आप। आपका क्वेश्चन राइट होने की प्रायिकता 50% है। ठीक है, वरना 4 ऑप्शन भी दिए जा सकते थे। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना, यस वी कैन एंड टीबी, उनका बिल्कुल ठीक है। 2024 में जो ये वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जा रहा है, उसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, तो चलिए जी, अब थोड़ा सा हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं 24 मार्च को ही हम क्यों मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। और वैसे तो हम ना इसको बोल देते हैं विश्व तपेदिक दिवस। कभी कभार ऐसे भी लिखा आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है। विश्व तपेदिक रोग दिवस भी कहते हैं, इसे विश्व क्षय रोग दिवस भी बोल देते हैं। ये जो रोग है, यानी कि ये जो जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ये टीबी बहुत हानिकारक है। सीधा के सीधा ये कहाँ इफेक्ट करती है, फेफड़ों पर, यानी हमारे लंग्स पर ये इफेक्ट करती है, जिससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है। सबसे घातक बीमारियों में से एक है ये बीमारी। कोरोना जो आया था कोविड-19, उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा संक्रमण है ये पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अगर इसका समय पे इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जब बात करते हैं ये टीबी कैसे फैलता है, कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
ट्यूबरक्लोसिस, ये इस जीवाणु के कारण होता है ये रोग। ठीक है, ये एक संक्रमण है, सीधा फेफड़ों पे हमला करता है। ऐसा नहीं है कि बाकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो 24 मार्च को ही हम क्यों मनाते हैं विश्व तपेदिक दिवस? इसके पीछे की अगर हम कहानी समझें तो हमें जाना पड़ेगा 24 मार्च 1882 को। 24 मार्च 1882 में ऐसा क्या खास हुआ था? तो इस दिन एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रॉबर्ट कोच। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी, जिसकी वजह से ये रोग होता है। उस बैक्टीरिया की खोज की थी डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में 24 मार्च के दिन। ठीक है, फिर इस खोज के 100 साल बाद, पूरे 100 साल बाद IUTLD, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज, इस संस्था ने 24 मार्च को निर्णय लिया कि वो विश्व तपेदिक दिवस मनाया करेंगे, यानी कि विश्व टीबी दिवस मनाया करेंगे। तो ये निर्णय इन्होंने ले लिया। ये तो प्रस्ताव पास किया था इन्होंने 1882 में, लेकिन पहली बार विश्व तपेदिक दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया गया? 1883 में, अगले साल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कुछ बिंदु थे इसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जिनका ठीक था उनका बिल्कुल बढ़िया। तो थोड़ा सा दूसरी न्यूज की तरफ चलने से पहले एक पॉइंट और बता देते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेकर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WHO। हिंदी की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में, है ना। तो स्विट्जरलैंड में ये इनका मुख्यालय है। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये देखो, जो लंग्स का शेप बनाया है इन्होंने, और लंग्स के शेप में क्या लिखा हुआ है? यस वी कैन एंड टीबी। यानी ये जो लिखा है ना, ये 2024 की थीम है ये। ठीक है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2024, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड टीबी। तो इस प्रकार से ये ट्यूबरक्लोसिस के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और इस ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण क्या हैं? जैसे हमें खांसी आती है तो साथ में बलगम आने लग जाता है, कई बार खांसने के दौरान खून भी आता है, सीने में दर्द होना, कमजोरी आ जाना, वजन कम होना, बुखार होना और रात को पसीना आने लग जाना, ये सारे के सारे लक्षण हैं इस रोग के। तो इसका समय से हमें इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, तो जो आपके आसपास भी अगर आप इस तरह का कुछ देखते हैं तो आपको ध्यान में रखनी है, और इससे संबंधित जो बातें हैं उनको बतानी भी है, ताकि सभी लोग जागरूक हों। और ये जो हर साल दिवस मनाए जाते हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो कुछ न कुछ पूरा हो सके। चलिए जी, अब हम बात करते हैं दूसरी न्यूज की। जैसे आपको पता है, हम कल बात कर रहे थे भूटान की। तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान में गए हुए थे, और वहां पर उनको भूटान के द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस न्यूज को हमने कल की डेली करंट अफेयर की क्लास में कवर किया था। अब हम थोड़ा सा एक अलग बात करने वाले हैं। वहीं भूटान में एक अस्पताल का, यानी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। उस हॉस्पिटल का नाम क्या रखा गया? ग्याल तुसवेन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। इसका उद्घाटन हुआ कल। और उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम, नाम है उनका
शेरिंग टोब्गे, इन दोनों ने उद्घाटन किया था। और ये जो हॉस्पिटल बनाया गया है वहां भूटान में किसकी मदद से बनाया गया है, तो वो भारत सरकार की मदद से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से भूटान की राजधानी थिम्पू में ये हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के प्रधानमंत्री दोनों ने किया था। भारत सरकार की मदद से वहां पर ये 150 बिस्तर वाला ये जो हॉस्पिटल है वो बनकर तैयार हुआ है। 2 फेजेस में ये तैयार हुआ। पहले फेज में 22 करोड़ की जो लागत आई, और दूसरी फेज की बात करते हैं तो उसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 119 करोड़ रुपए की लागत आई। अब ये पूरा हो चुका है। और यहाँ हॉस्पिटल में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मातृशक्ति और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं रहेंगी। और उम्मीद है कि वहां के जो स्टाफ हैं अच्छी व्यवस्था रखेंगे। और इस अस्पताल में बाल चिकित्सा से संबंधित, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान, एनेस्थीसियोलॉजी, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर, इन सभी सुविधाओं से युक्त है ये। और इन सभी सुविधाओं पर सभी अच्छे से काम करेंगे, इसी की कामना है। ये हॉस्पिटल का निर्माण हमारे भारत और भूटान के अच्छे संबंधों का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। भूटान के बारे में थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कुछ अलग पॉइंट का। ये तो चलो हुई एक न्यूज। अब एक क्वेश्चन बता दीजिए भूटान के बारे में। भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ भूटान। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, रंग में छू, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये भूटान की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और भारत में इस रंग में छू को मानस नदी के नाम से जाना जाता है। और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले से उत्पन्न होती है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कामेंग, वहां से ये नदी जो है वो निकलती है। ठीक है, और इसे भारत में मानस नदी के नाम से जाना जाता है, और वहां पर इसे द्रंग में छू के नाम से जाना जाता है। और एक ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा होगा टारसा छू। टारसा छू जो है वो तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से। तिब्बत में एक घाटी है चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी तिब्बत से ये निकलती है। और ये भूटान की सबसे छोटी नदी है। सबसे लंबी नदी हुई द्रंगमेछू, सबसे छोटी नदी हुई टारसाछू। फिर यहाँ पर एक नदी और आपको दिखाई दे रही होगी वांगछू, ये भी वहां की नदी है। और ये कहां से निकलती है? तो ये हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय के ग्लेशियर से। ठीक है जी, ये कुछ बिंदु है वो आपको ध्यान में रखनी है। और एमा दाक्षी जो है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था जब हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। एमा दाक्षी कोई नदी का नाम नहीं है, ये वहां का राष्ट्रीय व्यंजन है, खाने की चीज है ये, राष्ट्रीय व्यंजन एमा दाक्षी। ठीक है, भूटान के बारे में अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की बात कहें तो वहां के जो वर्तमान में नरेश हैं उनका नाम क्या है? मैंने आपको वैसे कल भी बताया था, नाम है उनका जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, नामग्याल वांगचुक, ये वहां के वर्तमान नरेश का नाम है। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और वहां की आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है? दजोंगखा, ये वहां की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? शोगडू। और भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल ट्रम। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वहां की मुद्रा का नाम क्या है।
तो ये उनकी मुद्रा का नाम है। तो इस प्रकार से कुछ आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। भूटान शब्द जो है ना, उसका मतलब क्या होता है? थंडर, ड्रैगन की भूमि। ठीक है, चलो जी। अब हम इसके मैप की अगर बात करें, भूटान के मैप की, ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखो अभी कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये देखो, ये जो कलर मैंने क्लिक किया ना रेड कलर से, ये है भूटान की राजधानी थिम्पू, और ये वहां का मैप है, भूटान का मैप है। और किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है? मैप्स ऑफ इंडिया .com ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उनकी तरफ से ये मैप पब्लिश किया गया है। मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। DPIIT ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। और महिलाओं की भागीदारी कहाँ सुनिश्चित हो? लॉजिस्टिक सेक्टर में। उसी से संबंधित DPIIT द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जब हम DPIIT के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। हिंदी में कहें तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इन्होंने कल वाणिज्य भवन नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि हम किस प्रकार से महिलाएं आगे आए इस सेक्टर में, उन सब पर बातचीत कर सकें। और ये सारी की सारी बातें इससे संबंधित हुई। जैसे आपको पता है, हमारे भारत का विकसित भारत मिशन 2047 है। इसी का एक महत्वपूर्ण घटक है लॉजिस्टिक क्षेत्र। इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा किस प्रकार से मिले, इन सब बातों पर चर्चा हुई। और DPIIT के एडिशनल सेक्रेटरी श्री राजीव सिंह ठाकुर ने वहां पर ये कार्यक्रम को संबोधित भी किया, और उन्होंने इस उद्योग के विकास से संबंधित और लैंगिक विविधता के महत्व पे भी कुछ बातें कही। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर बिंदु थे इससे संबंधित। थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन किया जाए, तो यहाँ पर जो चर्चाएं हुई, तो उसमें क्या है, महिला जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा। अगर हम महिला को यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है, तो लैंगिक विविधता के बारे में बातचीत करते हुए, ठीक है, और महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कैसे हो, उससे संबंधित बातें, महिलाओं की सुरक्षा। और साथ में सुरक्षा के साथ साथ उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए, यानी उनकी ट्रेनिंग जो है वो किस प्रकार से हो। और इन सब जो बातों को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से फाइनली इस सेक्टर में महिलाओं को ला सकते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से महिलाएं किस प्रकार से आगे आए, ठीक है, उन सब पर ये बातचीत हुई। कार्यक्रम के दौरान इस क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाने वाली दुनिया भर की सफलता की कहानियां और सर्वोत्तम जो प्रथाएं हो सकती है, उनको भी यहाँ पर साझा किया गया। तो इस क्वेश्चन में एक नाम मैंने यूज किया था कि DPIIT। ठीक है, तो DPIIT जो है ना, इसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बता दीजिए स्थापना के बारे में। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। चलो जी, इसकी स्थापना कब हुई? जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT की स्थापना 1995 में हुई। यह एक केंद्रीय विभाग है, केंद्रीय विभाग सॉरी, ये एक केंद्रीय विभाग है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, इसकी स्थापना 1995 में हुई।
और 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ इसका पुनर्गठन किया गया 2000 में। इससे पहले अक्टूबर 1999 में लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग, भारी उद्योग, सार्वजनिक जो उद्यम होते हैं उनके अलग अलग मंत्रालय बनाए गए थे, लेकिन 2000 में इसका विलय कर दिया गया औद्योगिक विकास विभाग के साथ पुनर्गठन करते हुए। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु थे इस डीपीआईआईटी के बारे में। जब बात करते हैं डीपीआईआईटी के कुछ काम क्या हो सकते हैं, तो उद्योगों से संबंधित जो नीति होती है उसका निर्माण करना, यानी सिंपल कहें तो औद्योगिक नीति का सूत्रीकरण करना इनका काम है। और उद्योगों में उत्पादन को कितना बेहतरीन बनाया जा सकता है, कितना ज्यादा उत्पादन हम करें, उस उत्पादन पर विशेष बल देना। और विदेशी व्यापार, यानी उत्पादन तो कर लिया, अब उसको अगर हम बाहर निर्यात करना चाहते हैं तो विदेशी व्यापार से संबंधित नीति बनानी पड़ेगी, तो उस नीति पर भी काम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जब बात करते हैं द्विपक्षीय, मान के चलो कि दो व्यक्तियों के बीच में बात होनी है किसी व्यापार को लेकर, या दो देशों के बीच में बात होनी है, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दे जो देखते हैं वो भी यही देखते हैं। उद्योग से संबंधित टैक्स कितना लगेगा, वो सब बातें। ठीक है जी। तो ये कुछ इनकी उद्देश्य से संबंधित मैंने बातें बताई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो यूएन का एक वर्ल्ड समिट करवाया गया, उसमें इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज का जो एक प्राइज रखा गया है, उसी में सी डॉट ने अपनी जगह बना ली है। सी डॉट की अगर बात करें ना, तो सी डॉट का मतलब क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये एक टेलीकॉम की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना हुआ है ये। ठीक है, टेलीकॉम से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। भारत सरकार के टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये कार्यरत है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलेंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। हिंदी में बोले तो इसे हम कह सकते हैं सेल ब्रॉडकास्ट आपातकालीन चेतावनी के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन। ठीक है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और इन्होंने घोषणा की है कि जो विश्व स्तरीय यूएन के द्वारा ये वर्ल्ड समिट करवाया गया है, इसमें जो इनाम मिलेगा उस इनाम के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, यानी हमने वो क्वालिफाई कर लिया है उस लेवल को। तो जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पर क्लिक करके आप इनको वोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वदेशी है। ठीक है, तो विश्व स्तर पे हमारी स्वदेशी चीजों को अगर प्रमोट करना है तो हमें सहयोग भी करना चाहिए। तो सेल ब्रॉडकास्ट आपातकालीन चेतावनी के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन को जीवन के सभी पहलुओं में लाभ और ई पर्यावरण श्रेणी के अंतर्गत शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जो विश्व स्तरीय जिसे हम कहते हैं WSIS प्राइज। ठीक है, यानी वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये किनको ऑनर करती है, किनको सम्मानित करती है, जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास किया है, उन सबको विश्व स्तर पे ये सम्मानित करते हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि ये किस किस के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो एक तो हो गया यूएन, और इसी के साथ में ITU, और साथ में है स्विस कॉन्फेडरेशन। इन सब के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ताकि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए बेहतरीन संचार माध्यम का विकास करें, उनको हम सम्मानित कर सकें। ठीक है जी।
तो ये कुछ बिंदु हैं इस न्यूज से संबंधित। सी डॉट के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है, अगर बात देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सी डॉट की ये जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, ये एक सेल्युलर दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल फोन पर महत्वपूर्ण जानकारी वितरण करवाने का ये काम करेगा और एक अत्याधुनिक समाधान भी हमारे पास ये निकल कर आएगा। इस प्रकार वास्तविक समय के आधार पे गंभीर परिस्थितियों में भी उपयोगकर्ता का ध्यान आकर्षित करके प्रभावी चेतावनी मार्ग करता है। चाहे हम गवर्नमेंट डायरेक्टिव की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, रक्षा और रणनीति की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, इन सभी में इनका बेनिफिट होगा। ठीक है जी, इन सभी सेक्टर में हम समाधान ढूंढ सकते हैं। यह समाधान भूकंप, विद्युत, सुनामी, है ना, इन सभी का सॉल्यूशन करते हुए हमारे जीवन को किस प्रकार से हम बेहतरीन बना सकते हैं, उस क्षेत्र में भी क्या है, ये बहुत उपयोगी रहेगा। चलो जी, अब हमने एक बात की थी सी डॉट के बारे में। सी डॉट यानी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, सेल ब्रॉडकास्ट आपातकालीन चेतावनी के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन। तो सी डॉट जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे ये पूछा है, आप बता दीजिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? जिन्होंने लिखा होगा ना 1984, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट की स्थापना 1984 में हुई। यह भारत सरकार का दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। एक स्वायत्त संस्था के रूप में यानी ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसकी स्थापना 1984 अगस्त में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करना और अत्याधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकसित करना है, और इसको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई इस क्षेत्र में, और ये उत्कृष्ट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि ये यूएन के द्वारा जो ये प्राइज दिया जा रहा है, उस प्राइज के लिए अपना जो राउंड है वो क्वालिफाई कर चुका है, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2024। ठीक है जी, तो ये न्यूज जो है बड़ी बेहतरीन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उद्योग से संबंधित हम बेहतरीन क्या क्या कर सकते हैं, नई नई टेक्निक का प्रयोग कैसे करें, तो ये इनका काम है। अनुसंधान, विकास, ये सब जो है क्षेत्र इसी से संबंधित रहेंगे। अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान ब्लैक मनी जो चलती है उसको रोकना चाहिए। तो कल केरल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा था, तो इलीगल मनी की ट्रांजैक्शन को बिल्कुल रोक देना चाहिए। अगर हम लोकसभा इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एर्नाकुलम, केरल में एर्नाकुलम और अलप्पापुझा, कोट्टयम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, यहाँ इन 6 जिलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए 23 मार्च शनिवार को कोच्चि में ये मीटिंग हुई, और इस कोचिंग की मीटिंग में संजय एम कोल ने कहा कि हमें इस जो समस्या को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। काले धन की बात हम कई दिनों से कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की बातें चल ही रही हैं, तो काले धन के बारे में मैंने आपको वैसे ही बताया था। थोड़ा सा आपसे अगर पूछा जाए तो इसमें से बताने का प्रयास करेंगे कि काला धन से आप क्या समझते हैं। दो ही ऑप्शन है आपके सामने,
आपका क्वेश्चन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। ठीक है, जल्दी से बता देंगे। और आपका सिंपल सा रहेगा, जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है। काला धन यानी कि अवैध रूप से जो कमाया गया धन है वो है काला धन। मान के चलो आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स का तो रूल है ना कि आपको टैक्स देना है। मान के चलो आप टैक्स चोरी करना लग जाएं, सरकार को टैक्स ना दें, और आप इलीगल गतिविधियों के माध्यम से पैसे कमा रहे हो, तो ये काला धन ही है ना। और भी इसके अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं किसी भी सेक्टर में। तो जाहिर सी बात है, अगर मान के चलो सरकार ने डिसाइड किया है कि 5 लाख पे आपका इतना टैक्स लगेगा, आपने बैंक में जमा ही नहीं करवाया, ठीक है, आप वैसे ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो टैक्स चोरी भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि वो तो सरकार को देना चाहिए। केजरीवाल अप्रोचेस हाई कोर्ट अगेंस्ट अरेस्ट इन एक्साइज केस। हम काफी दिनों से ये न्यूज देख रहे हैं कि सबसे पहले ईडी ने सम्मन जारी किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को। केजरीवाल ईडी के कहने से उस पूछताछ में शामिल नहीं हुए, क्योंकि केजरीवाल ने ये हाई कोर्ट को बोला था कि मुझे डर है कि वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए अगर ईडी चाहती है कि वो वर्चुअली हमसे मिले तो हम पूछताछ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हाई कोर्ट ने ईडी से कहा था कि हाँ, इसके बारे में बताइए क्या है। तो फिर करते करते ऐसा समय आया कि केजरीवाल जो हैं उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब केजरीवाल जो हैं वो अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट में इस गिरफ्तारी के विरोध में, कि मेरी गिरफ्तारी जो हुई है इसी से संबंधित जल्दी से जल्दी मेरी सुनवाई हो। लेकिन आपको पता है 27 मार्च तक ये सुनवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि होली की वजह से मंगलवार तक ये अदालत जो है वो बंद रहेगी। ठीक है, तो ये तत्काल सुनवाई हो नहीं सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका जो लगाई गई है उस पर 27 मार्च से पहले कोई भी सुनवाई संभव नहीं है। तो उन्होंने जेल से ही एक आह्वान किया है, एक संदेश दिया है लोगों को कि देश को कमजोर करने वाली जो ताकतें हैं उनके खिलाफ आप एकजुट होइए। ठीक है, आगे की जो कहानी है वो तो चलती ही रहेगी। आगे क्या क्या इसमें कार्रवाई होती है, क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं, वो तो दिन निकलने के बाद ही पता चलेगा। अब परिवर्तन निदेशालय की बात करते हैं, ईडी है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, तो थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवर्तन निदेशालय ईडी का लोगो। इस ईडी का गठन 1 मई 1956 को हुआ था, लगभग 67 साल पहले की बात है। ठीक है, 67-68 साल हो गए हैं वैसे। तो ये एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है, एक आर्थिक खुफिया एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। भारत में किस प्रकार से आर्थिक कानून जो लागू करने हैं उनसे संबंधित ये काम करती है। आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए ये हमेशा तत्पर है, और ये हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। राजस्व विभाग के अंतर्गत ये कार्यरत है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मुद्दे, विदेशी मुद्रा उल्लंघन से संबंधित मुद्दे हुए, भ्रष्टाचार से संबंधित बातें हुई, ये सब जो है मुद्दे ये प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य काले धन की उत्पत्ति और प्रसार पर अंकुश लगाना, विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कैसे हो उनसे संबंधित कानून सुनिश्चित करना, ये सब ईडी का कार्य है। ठीक है जी, तो कुछ बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं।
चलिए जी, आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी यहाँ पर जुड़ सकें। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एडुरोही ऑफिशियल जब आप सर्च करेंगे तब आपको ये चैनल मिलेगा। एक दूसरा चैनल भी है जिसमें आपको शॉर्ट्स वीडियो मिला करेंगी, एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो हम सभी जगह पर आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। जब आप एडुरोही ऑफिशियल, एडुरोही 24 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहां पर आपको अपना पेज दिखेगा और उस पेज में आपको इस डेली की करंट अफेयर्स सीरीज, सुप्रभात सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं एडुरोही 24, ट्विटर एक्स पे भी सर्च कर सकते हैं एडुरोही 24 और आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे भी। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको एडुरोही ऑफिशियल चैनल पे दिख जाएगा, जहां पे किसी भी चैनल की डिटेल्स लिखी होती हैं। वहां जब आप देखेंगे तो आपको अलग अलग लिंक मिल जाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। उम्मीद है आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक बार फिर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, मदमस्त रहिए और कल फाग है तो आराम से रंगों की जो बौछार है वो कीजिए और अपने जीवन में भी खुशियों के रंग जो हैं वो आप लाइए। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।